नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब बारी है जनता की, जो कि अपने वोट की ताकत से 3 सीटों पर यह फैसला लेगी कि आखिर उन्होंने अपने हित में किसे चुना है। लेकिन उससे पहले 3 सीटों का सियासी गणित कई इशारे कर रहा है, तो आखिर कितने बदलेंगे 24 में समीकरण और क्या है मतदाताओं के मुद्दे। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी हारने वाली है, जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। तय कर लिया है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने। हिंदुस्तान के मूल्यों की बात कर रहा है, आत्मीयता की बात कर रहा है। कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल जनता के बीच कनेक्ट हो रही है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई दिग्गजों की साख दांव पर है। एक तरफ जहां इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता ताम्रध्वज साहू भी महासमुंद से चुनावी मैदान में हैं और ताड़ ठोक रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने धरातल पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं पर भरोसा जताया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर दूसरे चरण में कौन कितना बुलंद होकर उभरता है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और दूसरे चरण के लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि बात उन सीटों की थी जो छत्तीसगढ़ की सियासत में बेहद अहम मानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दूसरे चरण में किन सीटों पर मुकाबला होना है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर शामिल है। इन तीनों ही सीट के सियासी गणित की बात करें तो राजनांदगांव बीजेपी का जहां गढ़ माना जाता है, वहीं दूसरी ओर कांकेर और महासमुंद में आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इन समीकरण के बीच सियासी पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं। कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारने वाली है। जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है और इसलिए अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक पार्टी सिस्टम बनाने की बात की तरफ बढ़ने लगे, जिस तरह से लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जो आपको दिख भी रहा है, वो वन पार्टी डेमोक्रेसी चाह रही है। तो छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का रण अपने आखिरी पड़ाव पर है। देखना होगा कि इन 3 सीटों पर वोटर्स किसके पक्ष में नजर आते हैं और कौन कितना मजबूत होकर उभरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट पर कल दूसरे चरण में वोटिंग होगी और इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने तीनों लोकसभा क्षेत्र में कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मतदान का समय क्या कुछ रखा गया है, सभी अहम जानकारियां साझा की हैं। तो पूरे राज्य में 500 हमारे पास में 18 ऐसे शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशंस थे। 518 में से फेज़ 2 में 283 शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशंस रहेंगे, जहाँ पे हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। और 55 ऐसे मतदान केंद्र है कांकेर, मोहला, मानपुर और कोंडागांव के, जिनको कि हमने इस बार सुरक्षागत कारणों से शिफ्टिंग किया है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में समय जो है वो सुबह 7 से 6 बजे तक निर्धारित है मतदान का, और बिंद्रा नवागढ़ के जो 9 मतदान केंद्र है वो सुबह 7 से 3 बजे तक रहेगा। जहाँ तक कांकेर लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, वहाँ कांकेर जिले की सभी तीनों विधानसभा क्षेत्रों में और कोंडागांव के केशकाल विधानसभा में 7 से 3 रहेगा।
छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में कुछ 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसके साथ ही 330 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 120 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। और अब आपको बताते हैं किस सीट पर कितने चुनावी प्रत्याशी मैदान में हैं और एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहां 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर महासमुंद में 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में और कांकेर की बात करते हैं तो यहां पर 9 प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के मतदाताओं के बारे में क्या कुछ जानकारी है। दरअसल दूसरे चरण में कुल मतदाताओं की संख्या 52,84,938 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 26,05,350 है। वहीं महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या 26,79,528 है। तो अब कल जिस तरह से 3 सीटों पर मतदान होने हैं और यहां पर क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जो तमाम नेता हैं वो दावे ठोक रहे हैं, उनको लेकर के हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन इन तीनों सीटों को लेकर के आपको जानकारी दे दे। राजनांदगांव ये एक महत्वपूर्ण सीट है जिसमें कल चुनाव होने वाला है। महासमुंद की बात करते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहां पर भी कल चुनाव होना है। और इसी के साथ ही कांकेर की बात करते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र कांकेर में भी कल मतदान होना है। तो दूसरा चरण कल है और 3 सीटों पर वोट कल डाले जाएंगे। अब यह देखना होगा कि जनता के मन में आखिरकार वो तमाम कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख करके कल जनता अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेगी और किसकी किस्मत इस बार बदलेगी, कि जनता किसकी किस्मत का फैसला इस बार करने वाली है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो मतदान कर्मी हैं वो भी अपने अपने तो देखिए मतदान कर्मी भी अब तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और अब आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार किसका मुकाबला किससे होने वाला है। 2019 की बात करते हैं तो राजनांदगांव की सीट अगर हम बात करते हैं तो संतोष पांडे यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे, इन्होंने जीत हासिल करी थी। वहीं भोलाराम साहू कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन हार का सामना भोलाराम साहू को यहां पर करना पड़ा था। अब अगर हम बात करते हैं महासमुंद की तो चुन्नीलाल साहू बीजेपी के प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत हासिल करी थी और धनेंद्र साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। तो 2019 में क्या नतीजे रहे थे, किसको जीत यहां पर देखने को मिली थी, किसको हार का सामना करना था, वो भी हमने आपको बताया। और बात करते हैं कांकेर की तो मोहन मंडावी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे जिन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं बीरेश ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। अब ये भरोसा कितना कामयाब रहता है, क्या इस बार जीत यहां पर वीरेश ठाकुर की होती है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो तीनों सीटों पर 2019 में क्या नतीजे रहे थे, जहां पर ये तीनों सीटों की अगर हम बात करते हैं तो तीनों पर बीजेपी काबिज हुई थी। 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, एकमात्र बस्तर की ऐसी सीट थी जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी। तो ये तीनों सीटों पर कल अब मतदान होना है। अब मतदान को लेकर के क्या वहां पर तैयारियां हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे अलग अलग संवाददाता भी जुड़ गए हैं जिनसे हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इन तमाम सीटों को लेकर के क्या वहां पर तैयारी है। किशोर सिलेदार हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं कांकेर से और तृप्ति सोनी महासमुंद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी, कांकेर की जब हम बात करते हैं तो बीते दिनों जो तस्वीरें निकल के सामने यहां पर आई थी, हमने देखा था यहां पर बहुत बड़ा सुरक्षा कर्मियों की तरफ से एक जीत हासिल उनकी तरफ से की गई थी। अभी मतदान को लेकर के कितनी व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ी सफलता नक्सल मोर्चे पे छत्तीसगढ़ में जवानों को मिली और कांकेर में चूंकि ये ऑपरेशन हुआ, कांकेर जिले के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है, तो कांकेर में मतदान दलों को भी जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। बाकी भी पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र है क्योंकि नक्सली बौखलाहट में क्या किसी घटना को अंजाम तो नहीं दे सकते हैं, इस आशंका की वजह से पैनी नज़र है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि नक्सलियों की कमर टूटी है और ये भी कहा जा रहा है कि इस वजह से इस बार कांकेर लोकसभा क्षेत्र में पहले के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग हो सकती है। लोग बढ़ चढ़ के मतदान केंद्रों पर आएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें दिख सकती हैं। मैं अभी जहां मौजूद हूं ये कांकेर लोकसभा क्षेत्र के भानु प्रताप
पुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसका एक गांव है और गांव में बड़ी भीड़ रहती है। और हमने ये जाना यहाँ पे पहुँच के कि यहाँ पे मतदान का प्रतिशत बहुत बेहतर रहता है, 70% से ज़्यादा रहता है। तो ये भानु प्रतापपुर विधानसभा का कहाड़ गोंदी गांव है और यहाँ पे इस मतदान केंद्र पे हम अभी मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत मतदान केंद्र है। और मुझे याद है कि मैं पहले भी इन क्षेत्रों में जब बिल्कुल तो यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बेहतर रहा है बाकी इलाकों में से भी। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश, एक बार किशोर सेलेदार का रुख करना चाहूंगी। राजनांदगांव से किशोर हमारे साथ है। किशोर, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और अगर यहाँ पर हम मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश करें, यहाँ की तैयारियों को देखने की कोशिश करें तो क्या तस्वीरें हैं? देखिए, राजनांदगांव लोकसभा जो क्षेत्र है, राजनांदगांव जो विधानसभा भी है, वो बहुत हाई प्रोफाइल सीट के रूप में जानी जाती रही है। अब इस लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो ताल ठोक कर उतर गए हैं, तो ये हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। अभी जिस तरह से यहाँ पर दोनों पार्टियों ने प्रचार किया है, दोनों पार्टियों के नेता लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में धुरंधर प्रचार करते रहे हैं, रात दिन तपती धूप में उन्होंने प्रचार किया है। तो अब ये आज कल का दिन है, अब ईवीएम में इन दोनों ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यहाँ पर कैद हो जाएगा। राजनांदगांव जिले के इस पूरे संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो कुल संसदीय क्षेत्र में 18,65,000। बिल्कुल, तो ये बेहद हॉट सीट है। अब इस हॉट सीट पर जनता के मुद्दे कितने यहाँ पर लोगों को जिस तरह से प्रत्याशी उतरे हैं उनको फायदा पहुंचाएंगे, क्या उनके मुद्दे रहने वाले, बहुत दिलचस्प रहेगा देखना। तृप्ति सोनी का रुख करना चाहूंगी। महासमुंद से तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति, महासमुंद को अगर समझना चाहें और यहाँ पर तैयारियों को देखना चाहें तो क्या तस्वीरें हैं? महासमुंद में पोलिंग पार्टियां पूरी तरीके से तैनात हैं और कल सुबह मतदान होगा, लेकिन जनता के मन में क्या है यही जानने के लिए थोड़ा बहुत हम जागरूक करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं मार्केट में। ये महासमुंद का मुख्य बाजार है जहां आप देख रहे हैं खचाखच भीड़ है, लोग पहुंचे हुए हैं। हम भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की। वोट डालने जाना है कल आपको? हाँ, कल जाना है। सुबह सुबह कितने बजे? सुबह देखेंगे, काम हो जाएगा फिर। नहीं, काम से पहले वोट। काम से पहले वोट है। पहले मतदान फिर जलपान। तो वोट देने जाएंगे। यहाँ देखिए, आप और लोगों से एक बार थोड़ी सी बात करते हैं। भाई साहब, वोट देने जाना है ना कल? वोट देने जाना है ना? क्या मुद्दा है महासमुंद में? महासमुंद में बीजेपी आएगा। अच्छा, जाएंगे ना? जाएंगे वोट देने जाएंगे ना? वोट देने के लिए जाएंगे, लोग ये कह रहे हैं। वोट देने के लिए लोग सुबह से, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में लोग हैं और कुछ लोगों से हमने जब बातचीत भी की, क्यों भाई साहब वोट देने जाना है सुबह ना? हाँ, जाना है। कितने बजे जाएंगे? मैं करीबन 10-11 बजे जाएंगे ना? ठीक है, तो वोट देने के लिए लोग जाएंगे यहाँ कीर्ति। और महासमुंद में काफी दिलचस्प टक्कर रही है हमेशा से। इस बार तानुध्वज साहू है, रूपकुमारी चौधरी है। देखना है कि जनता किसे पसंद करती है। हालांकि माहौल तो खूब बन चुका है महासमुंद चुनाव का। बिल्कुल, माहौल बना हुआ है। अब और भी कल ज्यादा तस्वीरें बेहतर निकल के सामने आएंगी। मैं लौटूंगी आपके पास तृप्ति। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ गए हैं विनयशील जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका भी विनयशील जी। सबसे पहला सवाल मेरा विनयशील जी आपसे ही रहेगा। ये 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों पर कितना अपने आप को दमदार महसूस कर रहे हैं फिलहाल के लिए? कांग्रेस पार्टी तीनों सीटों पर दमदार तरीके से जीत हासिल करने जा रही है। न सिर्फ तीनों सीटों की बात है, इस समय पूरे देश में जो हवा चल रही है उससे ये साबित हो रहा है कि बीजेपी जिसने 400 पार का नारा दिया था वो 150 से 180 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। अच्छा, मैं इन तीनों सीटों को समझूं तो कौन सी सीट पर जीत हासिल करने वाली, या फिर तीनों सीटों पर जीत हासिल करेगी कांग्रेस? नहीं, मैं बारी बारी से सीटों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम तीनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने काम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वो भगवान भरोसे चुनाव लड़ रही है। जब पार्टी ही भगवान भरोसे है तो उसके जीतने की संभावना कितनी है वो आप समझ सकती हैं। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ के वोटर्स हैं उन्होंने ये देख लिया कि जिस तरीके से वादे करके सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई भाजपा ने, उसके हाथ पांव फूल रहे हैं और वो केवल कर्ज लेकर के किसी तरह सरकार खींच के चला पा रही है और वो कार्य नहीं कर पा रही। तो इससे जनता को ये समझ आ रहा है कि जैसा बोला गया, जैसा दिखाया गया, वो डिलीवर कर पाने में
बीजेपी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार असफल है। तो इस समय राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के खासकर जो आदिवासी वोटर हैं और ओबीसी वोटर हैं, वो बिल्कुल क्लियर मैसेज के साथ, यहाँ तक कि जो साहू समाज के वोटर हैं वो भी देख पा रहे हैं कि उनके साथ कैसा छल, कैसा धोखा हुआ। ना उनको मुख्यमंत्री का पद मिला, ना साहू समाज को सम्मान मिला और ना ही उनका 27% आरक्षण का बिल पास हुआ। तो वो साफ देख पा रहे हैं कि उनको अब एक ऐसे प्रतिनिधित्व की जरूरत है जो कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे, जो उनके लिए आवाज उठाएंगे, जो उनके लिए लड़ेंगे। एक आखिरी बात और ऐड कर दूं, जनता में ये बात साफ तौर पे आ चुकी है कि इस बार जब चुनाव लोकसभा का हो जाएगा तो हो सकता है कि बीजेपी धान की कीमत वापस से बंद कर दे, जैसे इन्होंने बेरोजगारी भत्ता बंद किया। कई सारे अनुमान आप लगा रहे हैं पहले से कि आखिरकार चुनाव के बाद क्या कुछ होने वाला है। उज्जवल दीपक जी ये कह रहे हैं कि आप भगवान भरोसे हैं और भगवान आपकी नैया इस बार नहीं पार लगाएंगे। देखिए, हम भगवान भरोसे नहीं हैं, हम भगवान के साथ हैं और भगवान जी भी हमारे साथ हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। भाजपा ने जैसा कहा था वैसा किया है। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुद्दा है वो आज नहीं था, वो जब से भाजपा का जन्म हुआ है तब से वो हमारी प्रायोरिटी इसमें टॉप लिस्ट में शामिल था। 370 और श्री राम मंदिर। जहाँ तक विनयशील जी मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हैं वो कह रहे थे, आपको एक मैं बात बताता हूँ, इस पूरे चुनावी समर में अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया है तो वो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, दुष्प्रचार करना। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल के, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर 384 लोग कांग्रेस से फॉर्म भरते हैं राजनांदगांव में या कहीं पर भी तो चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। उन्होंने पहली बात तो ईवीएम की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठाया। उसके बाद उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि 384 लोग अगर आते हैं हवा हो जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। मैंने पता किया, मैंने भी रिसर्च किया, ऐसा कोई नियम किसी घंटेगा में चुनाव आयोग के नहीं है। अब बानगी देखिए क्या हुआ, टोटल 23 लोगों ने नामांकन पत्र भरा वहां पे। भूपेश बघेल जी को 384 कार्यकर्ता नहीं मिले पूरे राजनांदगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और आज कट कुटा के 15 लोग मैदान में हैं, जिसमें एक बीजेपी के तो 14 लोग। अगर हम ये मानते हैं कि बाकी सब उनके द्वारा भरे हुए फॉर्म हैं तो 14 लोग कुल मिले 20-25 लाख की पॉपुलेशन में राजनांदगांव की। अभी जीतने की बात कर रहे हैं। दूसरी सीट है ताम्रध्वज साहू जी की महासमुंद। बाहरी प्रत्याशी को थोपा गया है महासमुंद में। साहू समाज जो इतना नाराज है बीरनपुर की घटना के बाद, क्योंकि ताम्रध्वज साहू जी बीरनपुर में साहू समाज के नेता होने के बावजूद हम उनको कांग्रेस का नेता मानते नहीं हैं। वो अपने समाज के नेता थे, पर उनकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई जब अपने समाज के परिवार में एक मृत्यु होने के बाद, एक मर्डर होने के बाद उस परिवार से मिलने नहीं गए। दुर्ग में चुनाव हारे इसी कारण वो, अब वो कहां से चुनाव लड़े? पैसा कमाया हुआ था, पैसा थाली पार्टी के पास, तो इतने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाए। कर रहे हैं आप आ गए तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, आप आ गए तो जिस तरह से कहते आप अभी चल रहे हैं चुनावों को खत्म कर देंगे। कई सारे आरोप लगा रही कांग्रेस, इस तरह के भी तो आरोप लग रहे हैं आप पर। अभी एक और दुष्प्रचार देखिए आप जी। क्या फिर से अपना प्रश्न रिपीट करेंगे? मैं सुन नहीं पाया। अब तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि आप लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। लोकतंत्र का मर्डर करने वाली पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रही है। आज मैं और आप डिबेट में बैठे हैं यहाँ पे, लोकतंत्र कहाँ से खत्म हो गया? सारे अखबार आए हैं आज। लोकतंत्र जो खत्म हुआ था, मैंने लास्ट एक्ट 1975 में खत्म हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लगाई गई है। जब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, प्रबुद्ध पत्रकार को ऐसे टीवी पे पत्रकार में लिखना, पत्रिकाओं में लिखना मना था। लोकतंत्र भाजपा कहाँ से खत्म करेगी? 1984 के दंगे याद कीजिए आप। चुनी हुई सरकारों को किसने गिराया? कांग्रेस ने गिराया है। कैसी बातें करती, मैं यही कह रहा हूं, दुष्प्रचार कर रही है। अब दूसरा दुष्प्रचार अभी विनयशील जी ने किया कि हमारी सरकार अगर आ गई तो किसानों को वो मिलना, कैसे मिलना बंद हो जाएगा? अरे बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल बाद आपने दिया था। 500 रुपये महीना महिलाओं को जो वादा किया था आपने नहीं दिया। शराबबंदी का वादा जो आपने महिलाओं से किया था वो आपने नहीं किया। नकली शराब बना के बेची। ठीक है विनयशील जी, आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं कि आप भी कई सारे वादे करके आए थे और हाथों में गंगा जल लेकर के आपने वादे किए थे लेकिन पूरा नहीं किया। उज्जवल जी ने जो कहा मैं वहां से शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा कि इन्होंने रिसर्च किया। इनका रिसर्च बहुत दुखद, मतलब बहुत हास्यास्पद है। चुनाव आयोग के
नियम में लिखा हुआ है कि उनके पास चुनाव कराने की जो व्यवस्था है, कौन से खंड का? क्योंकि एक ईवीएम में 16 प्रत्याशी जोड़े जा सकते हैं और अधिकतम 20 यूनिट को एक साथ जोड़ा जा सकता है। मल्टीपल यूनिट लगाए जा सकते हैं। आप भ्रम मत फैलाएं। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए ना। आप भ्रम ना फैलाएं। अगर मैं भ्रम फैला रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर केस कर देंगे। तो वो 384 कैंडिडेट नहीं मिले वहाँ पे। आप बात कर रहे हैं नियम कंडीशनों की। ये भाजपा आपने सिर्फ भ्रम फैलाया इस चुनाव में। सच बताए वो हल्ला करने लगते हैं। अरे आप पढ़े लिखे हो महाराज, 2 मिनट मेरी बात सुन लो ना। झूठ से नफरत है। मेरी बात तो सुन लो। झूठ और भ्रम से नफरत है हमें। आपने झूठ बोला, मैं तो चुपचाप सुन रहा था। मेरा सच सुन लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो 384 प्रत्याशी वाली बात थी वो ये थी, पर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जो जनता को समझनी है कि जैसे ही ईवीएम से बैलेट पेपर की बात आती है, पूरी भाजपा इतनी तिलमिला क्यों जाती है, इतनी छटपटाने क्यों लगती है? क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी नियम ये है कि जनता का विश्वास उस पर है कि नहीं। और आज पूरे देश में जनता कह रही है कि ईवीएम को लेकर के जनता को विश्वास नहीं है। तो अगर ये चुनाव जीत रहे हैं, अगर इनके पार्टी के कुछ फर्जी कार्यकर्ता बीच में बोलते हैं, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा उज्जवल भाई। या तो मेरी बात पूरी होने दे, जल्दी से बात कंप्लीट करिए, ज्यादा वक्त नहीं है। कोशिश कर लीजिए, है ना? आप भ्रष्टाचार मत फैलाइए देने जल्दी। ठीक है, जल्दी से विनय सिंह जी अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद उज्जवल जी दंगा करने वाली पार्टी ये सब बात ना करे। जिनका गृह मंत्री जो है वो हिंसा और दंगा करने की बात करता है, वो इस तरह की बात ना करे। मेरी बात पूरी होने देते हैं, ठीक है? उसका फिर आपकी पार्टी जमानत पे चल रही है ना? आपकी पार्टी की नेता जमानत पे बाहर है। तय कर देगी ना कि आखिरकार किसकी पार्टी की जीत यहाँ पर होने वाली है, किसकी जमानत जब्त होने वाली है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।